उन सबको मेरा नमस्कार। और लाइव होकर के बात करना मेरे लिए ये पहला अनुभव है आज। और लॉकडाउन के इस टाइम में इस तरह का एक जो ये मिशन चलाया है विजय सैनी ने, सबसे पहले तो मैं विजय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोग घरों में बैठे हुए हैं और बड़े परेशान हैं चीज़ों के साथ में। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो अपने आप में नामचीन हैं, जिनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू उधर देखे, जो लाइव होकर के बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक संबल का काम विजय कर रहे हैं। और जो दोस्त घर में बैठ करके ये सब सुन पा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी की बात है। एक ऐसा माहौल बनता है कि नहीं, अभी जीवन थमा नहीं है, अभी जीवन रुका नहीं है, अभी जीवन बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ हम लोगों को आगे बढ़ना है। और ये जो समय इस वक्त चल रहा है, मैं मानता हूं कि ये सब एक ऐसा दौर है जो किसी भी आदमी के लिए घर में बैठना इतने लंबे समय तक। परमीत चंद्रा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। विनोद सैनी, राधे राधे, आप मेरठ से हैं और बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ तक भी आवाज़ पहुंच पा रही है। और अनिल रंजन भौमिक साहब, आपका भी स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है एक लंबे समय से, मैं समझ सकता हूँ क्या कि हम सब इसको जी रहे हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह से जिंदगी थम गई थी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसे जिंदगी एकदम से एक पॉइंट पे आकर के रुक जाएगी। बड़ा विश्वास नहीं होता, लेकिन आज हम लोग 2-2 महीने से घरों बैठे हैं, खुद पे विश्वास करना पड़ता है कि हाँ भाई, जीवन में लॉकडाउन भी कोई चीज होती है। मैं परसों जब विजय से बात हो रही थी, विजय ने कहा कि आप ऑनलाइन आएंगे क्या, तो थोड़ा सा मैं बोला कि भाई पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन शायद ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बात करने का, अपने मन की बात कहने का। मोदी जी तो हमेशा आते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन देश वालों के मन में क्या बीत रही है, ये शायद बड़ा एक अलग तरह का सोचनीय मुद्दा है। तो इस पूरे मसले में मन की बात जो है कहने के लिए, तो विजय से मैं बात कर रहा था कि इस लॉकडाउन में इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी, क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, 10 दिन बढ़े, 15 दिन बढ़े। और हम इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हमेशा कहीं ना कहीं क्रिएटिव होते हैं, जो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, हम लोग इतने बिजी होते हैं, हमारे पास खुद से बात करने का समय नहीं होता। और बेसिकली हम जैसे लोग जो सीरियल का काम करते हैं, टीवी सीरियल्स का काम करते हैं, उनकी जिंदगी ऐसे बीतती है जैसे किसी रील की तरह, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेती है, हमेशा चलती रहती है। शूट होता है, आप स्क्रिप्टिंग राइटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें जिंदगी में घट रही होती है। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि आपके पास समय नहीं होता है। तो इस पूरे लॉकडाउन में, और आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आप चैनल की मीटिंग नहीं छोड़ सकते, आप प्रोड्यूसर मीटिंग नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस लॉकडाउन ने एक बात तो समझा दी हम सबको कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है लाइफ में तो आपका जीवन है। और हम लोग इस जीवन को पूरी दिनचर्या में, आपकी जो महत्वाकांक्षा है उन पे दांव पे लगा करके जीवन को हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जहां मुझे लगता है, मैं 2 महीने से चीजों को देख रहा हूं कि पहले हम सीरियल की बात करते रहते थे हमेशा, यहाँ पे वहां पे, तो सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन को बचा करके रखें। लॉकडाउन तो कल खत्म हो रहा है, आज लगभग पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी चीजों के लिए अपने इस जीवन को दांव पे ना लगाएं। मैं देखता हूं कि इंडस्ट्री में आज जितने भी लोग आप देखते हैं कि वो काम करने के चक्कर में, हमें ये काम नहीं मिला, हमें वो काम नहीं मिला, इस काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीजों को अपने अंदर घर कर लेते हैं, अपनी ऐसी ऐसी बीमारियों के उनके अंदर वो आ जाती हैं कि जिसका आप सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे लॉकडाउन में 2 महीने में जिंदगी के इस वक्त ने ऐसा सिखा दिया है कि नहीं, आपको अपनी केयर करनी आनी चाहिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस लाइफ में। अगर आपका जीवन है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर जीवन नहीं है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
और जहां तक अभी लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको वही सिक्योरिटी उन सब चीजों के साथ में बाहर निकलना है। मैं तो अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ, हफ्ते भर से घर में बैठा हूँ। तो आज ना मैं कुछ चीजों की बात करेंगे, मैं अपनी जीवन यात्रा की बात भी कर सकता हूँ, लेकिन जीवन यात्रा की तो बहुत सारी बातें यहाँ पे होती रहती है। मैं अगर इस समय को देखता हूँ तो कहते हैं कि कोई भी समय बुरा नहीं होता है, वो हमको जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाता है, बहुत कुछ बता करके जाता है। और ये जो हमारी जो पीढ़ी है, ये पूरी की पूरी पीढ़ी जो इस वक्त है, ये एक ऐसे समय में जी रही है जो अपना में कमाल का समय है। मुझे वो दिन मैं पीछे लौट करके देखता हूँ, आज से 25-30 साल पहले, तो हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हमने मोबाइल नहीं देखा था, मोबाइल कैसा होता है, फोन कैसा होता है, और जिंदगी बिल्कुल एक अलग तरीके की थी। हम लोग जब गांव में होते थे तो हम गांव में बैलगाड़ियां देखा करते थे, किसी किसी के पास ट्रैक्टर हुआ करता था। हमने वो दौर भी देखा है जब पूरे गांव में रामायण देखने के लिए एक टीवी होता था, और इस दौर ने आज फिर से रामायण देखी है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग पूरी की पूरी जो पीढ़ी है एक ऐसे समय में जी रही है जो इस पूरी प्रकृति का, पूरे समाज का परिवर्तन देख रही है। आप देखिए, पलट करके देखिए अपने जीवन में, मुझे लगता है शायद किसी भी पीढ़ी ने इतना परिवर्तन नहीं देखा होगा, इतना बदलाव नहीं देखा होगा, इतनी क्रांतियां नहीं देखी होंगी। चाहे फिर वो मोबाइल की क्रांति हो, चाहे वो फिर नेट की क्रांति हो, चाहे आपके जीवन में टीवी का आना हो, आपके जीवन में व्हाट्सएप का आना हो, इतना कुछ बदलाव आया है इस पूरे समय। और जहां तक मैं समझता हूं, इधर हम रिसर्च वगैरह पढ़ते रहते हैं, जितना सारा मतलब पूरी अगर नेचर की हम बात भी करें, नेचर भी कहीं ना कहीं अगर डगमगाई है तो इन पूरे पिछले 50 साल में डगमगाई। उसके पहले नेचर इतनी गड़बड़ाई नहीं थी। तो उन 25-30 साल पहले से लेकर के आज तक का समय देखिए, कितने उतार चढ़ाव, कितने परिवर्तन आप यहां तक चल करके हम लोग आए हैं। और आज हम कभी सुना करते थे अपने जीवन में कि महामारियां होती हैं, लोग गांव के गांव समाप्त हो जाते हैं। प्लेग किस तरह से, अभी कुछ दिन पहले मैं प्लेग की कहानी देख रहा था कि प्लेग कैसे फैला था इंग्लैंड में, किस तरह से गांव वालों ने अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके उस गांव के लोगों ने रखा। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा उस बारे में कि लंदन के पास में कोई गांव था, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है, वहां के लोगों को प्लेग हो गया था। तो उन लोगों को यह बात का एहसास हो गया था कि अगर हम लोगों को गांव से बाहर कुछ लोग गए तो शायद बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो बड़ा गांव था काफी, उन लोगों ने डिसीजन लिया आपस में बैठ करके कि हम लोग आपस में साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उन लोगों ने उस गांव के चारों तरफ दीवार बनाई। दीवार बनाने के बाद ये डिसीजन लिया कि अगर हमें सेक्रीफाइस करना है तो हम ही लोग सेक्रीफाइस करें, समाज के दूसरे लोग सेक्रीफाइस नहीं करें। इस बात को सोच करके बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब आदमी जीवन को मतलब किस तरह से इस तरह के निर्णय हो सकते हैं, लेकिन समाज में, संसार में लोग ऐसे निर्णय लेते हैं। और वो जो लोग निर्णय लेते हैं शायद उन्हीं की वजह से इतिहास बनते भी हैं, उन्हीं की वजह से कहानियां बनती हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो उन लोगों ने कुछ 4 या 5 महीने तक वो लोग रहे वहां पे, और उन लोगों ने, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं आया। और उस कहानी का उस पूरे उस बात का एक छोटा सा किस्सा है कि उस एक औरत उस घर में थी, उस गांव में एक औरत थी। उस औरत ने अपने कंधे पर अपने पति की लाश को ढोया, अपने बच्चों को देखा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सर्वाइव किया, वो बाहर नहीं निकले। तो हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया, हमारे देश में अभी भी लोग उस तरह की चीजें नहीं करते हैं। जैसे कई सारी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से ये इतना सारा चीजें फैली हैं, फिर भी मुझे लगता है हमारे देश के लोग काफी समझदार है, चीजों को सही से करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी मीडिया के लोगों के बारे में, कि हम लोग किस तरह से इस पूरे सिस्टम में चल रहे थे, और 2 महीने से घरों पे बैठे हुए हैं, लगातार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या ना करें। लेकिन मैं उन सभी मीडिया कर्मियों से कहूंगा कि वो सब लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं, जितने भी वो, चाहे एक्टर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कोई भी जो इस मीडिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आज ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं सफल है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। 2-2.5 महीने में घर बैठाने के लिए वो टीवी के कार्यक्रम, वो वेबसाइट की जो वेब सीरीज आती है, वो
जितनी भी चीजें हैं, चाहे मीडिया का, इंटरटेनमेंट का कोई भी तरीका हो जो इनके द्वारा समाज में आता है, उसका योगदान, उसके पीछे यही लोग खड़े हैं। तो इतने समय तक घर में रुकने के लिए सबसे पहले इन मीडिया कर्मियों का धन्यवाद है कि इन लोगों ने घर में रोक करके रखा, इंटरटेनमेंट होता रहा। अगर आप घर के, आप नेट को बंद कर दीजिए, उस पर कुछ मत दिखाइए, आप टीवी को बंद कर दीजिए, आप वेब सीरीज को बंद कर दीजिए, आप कोई म्यूजिक का सिस्टम मत चलाइए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा इस लॉकडाउन में घर पे 2-2 महीने निकालना। आप देखो, आप फेसबुक को देखो, सबको देखो, कोई ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ चैटिंग कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आज इस मीडिया कर्मी जो हमारे टीवी के लोग हैं, हमारे फिल्म के लोग हैं, वो सब इस बात के धन्यवाद के पात्र हैं। और उन लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उनका बहुत बड़ा योगदान है इस लॉकडाउन में, देश को बचाने में, लोगों को घर में इकट्ठा करके रखने में, कि वो सब लोग इस तरह से चीजें हो पाई। एक मित्र हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, इप्टा सहारनपुर के मंच से अभिनय के बाद मुंबई में लेखन की यात्रा का पड़ाव बताइए और एक खास विधा माइथोलॉजी की और रुझान की वजह। ठीक है, इस बारे में बात करूंगा। और ब्रजेश व्यास जी हैं, गुड इवनिंग जी सर, नमस्कार। गोविंद मिश्रा जी नमस्कार, प्रवीण कुमार नमस्कार, राजेश त्रिपाठी जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सोलंकी जी, मनीष, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, और नाम से मैं बहुत लोगों को जानता हूं, शायद हम फेस से तो कभी मिले नहीं है। तो मैं बात करूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। मैं बेसिकली, मेरा नाम CL सैनी, मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, और पूरा नाम मेरा छोटन लाल सैनी है। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। सहारनपुर में एक कस्बा सरसावा, उसके पास में छोटा सा गांव है अगवानहेड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। और 97 में मैंने इप्टा को ज्वाइन किया था सहारनपुर में, 1997 में, लंबी पुरानी बात हो गई है। उसके बाद भारत हिंदू नाट्य अकादमी में मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। भाई विजय सैनी वहीं से हैं, राजेश त्रिपाठी जी शायद वहीं से हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मैंने नेशनल ट्राई किया, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन 98 में मैं दिल्ली आ गया था, और दिल्ली में आकर के मैंने श्रीराम सेंटर से 2 साल का डिप्लोमा किया। वहां से करने के बाद में, वो तो पार्ट टाइम कोर्स है श्रीराम सेंटर का, उसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी NSD की फैकल्टी है वो सब वहां पढ़ाने के लिए आती है, और वहां पे एक मौका तो आपको मिल जाता है कुछ करने का, कुछ समझने का। और 2000 में मैंने श्रीराम सेंटर से पास आउट किया। उसके बाद साहित्य कला परिषद दिल्ली में एक रेपेटरी है, शेखर वैष्णवी उसके हेड हुआ करते थे उस टाइम पे, सन 2000 में। तो मैंने फिर रेपेटरी को एज ए आर्टिस्ट ज्वाइन कर लिया। लेकिन शायद मुझे शुरुआत से ये लगता था कि मैं उतना अच्छा एक्टर तो नहीं हूं, जितना अच्छा मैं राइटर हो सकता हूं, जितना अच्छा मैं लेखक हो सकता हूं। तो और मुझे लगता है कि इस मीडिया में आने से पहले आदमी को ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है, उसको ये जान लेना होना बहुत जरूरी होता है कि वो वास्तव में है क्या। इस इंडस्ट्री में जब मैं लंबे समय से, कुछ 20 साल 18 साल हो गए अभी काम करते हुए, मैं बहुत लोगों को कंफ्यूज देखता हूं। बहुत लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि वो करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हमें अपनी अंदर की प्रतिभा को जान लेना। मैं अच्छा राइटर भी हो सकता हूं, अच्छा एक्टर भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे बताए कौन। कई बार क्या होता है कि बताने वाले हमको मिल जाते हैं और समय भी हमको बताता है, लेकिन हम कई बार ना अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपने अंदर की, होता ना कि हम गांव में कह करके तो आए थे कि भाई हमको स्टार बनना है, हमको एक्टर बनना है, लेकिन हुआ कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक धोखे में रख करके हम जिंदगी को जी रहे होते हैं, जिसके साथ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी आती हैं, बहुत सारे आपको डाउनफॉल भी देखने पड़ते हैं, और बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो जब मैं सन 2000 में मैंने रेपेटरी को ज्वाइन किया, शेखर वैष्णवी साहित्य कला परिषद में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी मुंबई में, तो मैं ये बात समझ गया था कि मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी जो आसपास की चीजें हैं, और मेरी जो अपनी मेरी अपब्रिंगिंग है या मेरी जिंदगी का जो हिस्सा है, मैं एक्टर तो शायद उतना कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो और मैं उस टाइम पे वहां पे मैगजीन में भी लिखता था, रंग यात्रा, छाया नट, कला यात्रा, इन सब में मैं लिखता था एज ए थिएटर क्रिटिक्स। और वहीं रहते हुए मैंने एक नाटक भी लिख चुका था मैं,
और कविताएं भी लिखता था। मेरी एक बुक भी प्रकाशित हुई है लाल तरेरी के नाम से। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिशा को बदल दो। आप एक्टिंग कर लोगे जीवन में जब भी वक्त होगा, क्योंकि आपकी जेब में पैसे तो है नहीं और उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो एक्टिंग को मैंने नमस्ते कहा। हालांकि जब मैं रेपेट्री में था साहित्य कला परिषद में, तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि रेपेट्री में आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। वहां पे मैं लेकिन करता एक्टिंग था, लेकिन उसके साथ साथ में मेरा राइटिंग का काम हमेशा चलता रहता था। मैं शेखर वैष्णव जी में था तो मैंने उनसे कहा कि चलो एक मैगजीन निकालते हैं। तो हमने एक कला यात्रा करके एक मैगजीन निकाली, जिसका एक अंक ही निकल पाया। लेकिन कहते ना कि गवर्नमेंट का पैसा और ये सब चीजें करके नहीं हो पाया, काम बढ़ गया। और सन 2000 के खत्म होते होते 6 महीने की मेरी जॉब थी, वो मुझे 2000 तक खत्म होते होते ये बात समझ में आ गई कि मुझे भी यहाँ से चल देना चाहिए। हालांकि मेरा थिएटर में बहुत रुझान था और मुझे आने की कोई इच्छा थी नहीं मुंबई कि मैं आऊंगा यहाँ पे आकर के लिखूंगा। बहुत डर लगता था मुझे। छोटे से गांव का रहने वाला था, शायद कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था नहीं, अपनी बात कहने का मुझे पता नहीं था। और मेरी भाषा थोड़ी सी, अभी भी शायद कुछ दोस्त समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ी सी हरियाणवी टच आता है मेरी भाषा में, क्योंकि मैं एकदम हरियाणा बॉर्डर के पास में हूँ। तो बहुत कोशिशें कर करके मैंने अपनी हिंदी को ठीक किया। तो यह लगता था मुझे हमेशा, और एक डर था कहीं मन में बैठा हुआ। और सन 2000 में मैंने रेपेट्री को छोड़ दिया। शेखर जी ने, सतीश आनंद जी के साथ में काम करा। सतीश जी मुझे बहुत कहा, शेखर जी ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद क्या करूँ। तो मैंने उनको यही बात कहा कि हो सकता है मैं यहाँ जाने के बाद कुछ ना करूं, लेकिन वो तो कर ही लूंगा जो मैं यहाँ से आने से पहले करता था। खैर, सन 2000 में मैं चला गया और सन 2001 स्टार्ट हुआ। मैंने सहारनपुर में जाकर एक नाटक किया, अपने लिखा हुआ, ऑब्सेशन उसका नाम था। छाऊ नृत्य करके उड़ीसा की एक फॉर्म है। मैंने साहित्य कला, जब मैं एसआरसी में था श्रीराम सेंटर में, तो मैं वहां पे उसको सीखता था छाऊ को। तो छाऊ पर बेस मैंने वो नाटक किया ऑब्सेशन करके, और बड़ा अच्छा, उसका एक अलग तरह की आर्ट थी, एक अलग तरह का फॉर्म था। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फोक पर काम करूं। और मैंने स्वांग करके, हमारी एक विधा है, सहारनपुर में है, हरियाणा में है, मुजफ्फरनगर के उस इलाकों में है, और कहीं कहीं खेले भी जाती है। उस टाइम पे मैं बड़ा डेस्परेट था स्वांग के लिए, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जितने भी बड़े बड़े नाटक हैं, जैसे आप जूलियस सीजर है, मैकबेथ है, या दूसरे जितने नाटक हैं बर्तोल्ट ब्रेख्ट के लिखे हुए, उन सबको मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको स्वांग में खेलूं। कोशिश की स्वांग वालों के साथ 6-6 महीने रहा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरी जेब अलाउ नहीं करती थी, घर वाले अलाउ नहीं करते थे, और लगता था कि पता नहीं, एक लंबे समय से मैं क्राइसिस में जी रहा था। दिल्ली में रहते हुए 10 रुपए में दिन निकालना होता था। मुझे आज तक याद है कि मैंने जब श्रीराम सेंटर में ज्वाइन किया, तो मेरे पिताजी के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि 10,000 रुपए तो शायद खर्चा होगा एक साल का। तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे पिताजी काफी पहले उनकी एज हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि पैसे हमारे पास में है नहीं। तो मेरे हिस्से में थोड़ी सी जमीन आती थी, थोड़ी सी जमीन थी वो। तो उसने कहा कि यही है, तुम चाहो तो बेच सकते हो। और महत्वाकांक्षा की बात मैं कर रहा था ना, आज शायद वो अंदर नहीं है, वो महत्वाकांक्षा पता नहीं शायद है कि नहीं है। समय के साथ में कहते हैं ना, चीजें धुल जाती हैं। उस टाइम एक जुनून था, एक महत्वाकांक्षा थी, चलने का, एक रास्ता बनाने का। ऐसा लगता था कि यही कुछ है। तो और वो थोड़ी सी जमीन का एक टुकड़ा जो मुझे घर बनाने के लिए मिलने वाला था, और मैंने उसको बेच दिया। और 20,000 रुपए में वो जमीन को बेच करके मैं दिल्ली चला आया, और श्रीराम सेंटर में मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया। और स्थिति ये थी कि रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं तिलक ब्रिज पर ही सोया करता था। बहुत सारे दोस्तों ने जो मंडी हाउस में काम करके आए हैं, वो तिलक ब्रिज को जानते होंगे, थोड़ी दूरी पड़ता है मंडी हाउस से। मैं रात को वहां सोया करता था, और मंडी हाउस का जो सेंटर है, उसके बीच में एक जगह है, वहां पे पानी का एक, उधर कुछ एक दरगाह भी बनी हुई है, तो उधर पानी में मैं नहा लिया भी करता था। तो 2 साल का समय था जो वहां बिता रहा था मैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात क्या हुई उस 2 साल में, कि संगीत नाटक अकेडमी सामने ही, तो मेरे पास ना पढ़ने के लिए टाइम बहुत होता।
और मैं समझ गया था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राइटर बनना है, आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी क्लास जो है वो शाम को 4 बजे को स्टार्ट होती थी और संज्ञान अकादमी जो है वो सुबह 9 बजे, कुछ साढ़े 9 बजे, 8 बजे स्टार्ट हो जाया करती थी। तो मैं 2 साल तक संगीत नाटक अकादमी में जाकर के बैठता रहा, पढ़ता रहा। साहित्य अकादमी भी है वहां पे। तो मुझसे उस 2 साल में जितनी किताबें हो सकती थी मैंने पढ़ी, और ऐसा जुनून सवार हुआ एक वक्त के बाद में कि ऐसा लगने लगा था कि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये किताबें तो बची रह जाएंगी, जिंदगी खत्म होने से पहले ये किताबें पढ़ लो और ये ज्ञान जितना भी है इसको समेट लो, क्योंकि इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े मसीहाओं ने, इतने बड़े बड़े राइटर्स ने इतनी मेहनत करके लिखा है, तो तुम्हें उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की चीजें थी और वो घटता रहा वहां पे। तो मैं ये कोर्स किया, बड़ी चीजें घट रही थी साथ साथ में। और कोर्स करने के बाद में मैं 2 साल के बाद में सहारनपुर चला गया। वहां जाकर के मैंने सॉन्ग पे काम करना शुरू किया, तो मेरा काम नहीं हुआ। सन 2001 फरवरी में मैंने प्लान कर लिया कि भाई चलो, अब यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है और कुछ बनेगी नहीं बातें। और घर से कुछ भाई को बोला मैंने, उसने मुझे 15,000 रुपए दिए और मैं मार्च में मुंबई चलाया सन 2001 में। और यहाँ आने के बाद वही सब चीजें कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किससे मिलोगे, क्या करोगे, स्ट्रगल आपके सामने। वो स्ट्रगल आज भी वैसे ही है, वो घटा नहीं है, वो आज भी वैसे ही चल रहा है। जो 15 साल पहले था उसकी शक्ल अलग थी, आज 20 साल पहले बाद स्ट्रगल वैसा का वैसा ही है। आज भी लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, बस चीजें थोड़ी बदल गई हैं। बदल कैसे गई हैं कि हम लोग, मैं बात कर रहा था कि मेरे 2 साल तक मैं पढ़ता ही रहा। मैं कोई भी नाटक, कोई भी नॉवेल, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा निबंध नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं ना पढ़ूं, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं सब कुछ पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, कुछ नया क्रिएट कर नहीं पाऊंगा। तो आजकल के जो लोग आते हैं वो बड़ा ही एकदम, उनको लगता है अखबार में राजपाल यादव के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारे एक्टर हैं उनके बारे में पढ़ लिया कि वो मुंबई गए, कामयाब हुए, वो वहां से अपने निकल आते हैं, फादर का पैसा है, चले आते हैं यहाँ पे आकर के, और इनको समझ नहीं आता वो क्या करें, बड़े डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं होता समझने का, खुद को जानने का, एक समझने का। उनको समझ नहीं आता हम क्या करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है उन सब लोगों को पढ़ना, पढ़ करके आए और एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आए, समझ करके आए कि जिंदगी हमको कैसे जीनी है। और सबसे बड़ी बात है कि धोखे में ना, अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें। समय की कसौटी पर आप कितना खरा उतरेंगे, अपने आप को, ये बहुत जरूरी है। उस आईने पर अपने आप को देख लें कि आपके अंदर क्या है। मैं एक बात तो मानता हूं कि जब आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने का मन आता है ना, तो कुछ तो आपके अंदर है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे कुछ भी, कुछ तो आपके अंदर है। बस समझने की बात है कि आप उसको समझते कैसे। तो सन 2001 में मैं मुंबई आ, खाली था, और मेरे पास कुछ दोस्तों ने बोला कि आपके पास क्या करोगे क्या। मैं वहां से सोच करके आया था कि मुझे एक्टिंग तो नहीं करनी है, मैं या तो डायरेक्शन में चला जाऊंगा या मैं राइटिंग में चला जाऊंगा। और ये इत्तेफाक की बात है, शायद मैं थोड़ा सा कुछ किस्मत वाला था। तो मुझे एक ही दिन में 2 कॉल आई, एक मुझे राइटिंग के लिए आई और एक मुझे डायरेक्शन के लिए आई। डायरेक्शन में मुझे अनिल शर्मा, गदर फिल्म का लास्ट शेड्यूल था फिल्म सिटी में, उसके लिए आई, जिसमें मुझे असिस्टेंट के लिए कॉल किया गया था। और एक सीरियल के लिए मुझे कॉल आया जिसमें सहारा पे एक शो बन रहा था अपनापन करके, और एक ही दिन में सुबह 9:10 पे और 9:20 पे 2 कॉल एक साथ में आई। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि किसको अटेंड किया जाए। और उस दिन बड़ी एक ऐसी, कहते ना कि पेंडुलम पे आप लटके हुए थे कि आज डिसीजन हो जाना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको इधर निकल जाना है कि आपको इधर निकल जाना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, दोनों को अटेंड कर लेते हैं। मैं राइटर, जो मुझे राइटिंग के लिए जाना था, मैं वहां गया। मैंने उनको बोला कि मुझे 2 घंटे का आप टाइम दो, और मैं अनिल शर्मा के यहाँ पहुंचा। अनिल शर्मा से मिला, उसने मुझसे बात करी। बात करने के बाद मुझे 10 मिनट में ये बात जज हो गई कि भाई आप डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते, आपको डायरेक्शन नहीं करना इस समय, आपको राइटिंग में निकल जाना है। उसका कारण जो मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं, उसका कारण यह था कि डायरेक्शन आपको 0 से स्टार्ट करना था, आपको 7वें नंबर से 8वें नंबर से आपको स्टार्ट करना था, जहां आपको फील्ड में जाकर के स्ट्रगल करना था, मेहनत करनी थी। और मैं उस स्थिति में अब नहीं था।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिख करके आया था, आर्टिकल लिख करके आया था, मैं किताब लिख रहा था। तो मुझे लगा कि अब चीज़ें कहीं न कहीं बिगड़ेंगी। आप फिर से मुझे शुरुआत करोगे और आप राइटिंग से भटकोगे। तो मैंने उसी दिन ही डायरेक्शन को मना किया और मैं सीधा राइटिंग के लिए चला गया और लिखना शुरू कर दिया। एक अपनापन करके शो आता था, 4-5-6 महीने चला, फिर बंद हो गया। उसके बाद में एक लंबा स्ट्रगल, उसके बाद समझ नहीं आ रहा था, शो बंद हो गया और लगते-लगते सन 2002 फरवरी का मंथ आ गया। तो इस मुंबई की मैं बात करना चाहूंगा। मुंबई में क्या है, जितने भी दोस्त इस वक्त लाइव देख रहे हैं या लाइव बात कर रहे हैं, सारे दोस्तों के जीवन में इस मुंबई में बड़ी कमाल कमाल की घटनाएं घटी होंगी। सबके पास सुनाने के लिए बड़े कमाल कमाल के किस्से होंगे, क्योंकि ये मिराकल, ये चमत्कार, ये रहस्य सिर्फ इसी शहर में हो सकते हैं। यहाँ पे एक ही रात में जिंदगी एक अलग रंग में चली जाती है और एक ही रात में आप राजा होते हैं, एक ही रात में आप रंग होते हैं। एक ही रात में आप शो कर रहे होते हैं, इसमें आप लाखों कमा रहे होते हैं। एक ही फोन कॉल के बाद आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते, आप घर बैठे होते हैं 6-6 महीने तक। तो ये जो है केवल इसी शहर में हो सकता है। तो मैं भी ऐसे ही था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। राइटिंग के लिए हम लोग अपने आप को मैं कर चुका था कि राइटिंग करनी है, लेकिन राइटिंग का काम मिलना आसान नहीं था। तो ये सन 2002 फरवरी की बात है और मैं उस टाइम सिगरेट पीने की मुझे बहुत आदत थी। सच्ची सच्ची बात बोलूंगा, अब मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लंबा समय हो गया, छोड़ दिया। तो उस टाइम और एक पीते थे हम लोग। तो बरसात हो रही थी बहुत तेज। तो उन्हीं दिनों एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने किससे मुझे मिलवाया था। तो मैं बरसात में घर से निकला और एक ₹1.25 की उस टाइम रेड एंड व्हाइट आया करती थी, तो मैं पीने के लिए निकला और जाकर सड़क पे पहुंचा। उस टाइम पीएनटी कॉलोनी, उधर उधर रहते थे हम लोग, दोस्तों के साथ में बैचमेट थे कई सारे। तो वहां जाकर के मैं सड़क पे खड़ा हुआ था और एक अचानक से एक आदमी गुजरा, बोला तुम लिखते हो ना? मैंने उसको पलट के देखा, ज्यादा मेरा वो शक्ल मुझे याद है, हल्की हल्की मैं उससे एक बार मिला हूँ। तो मुझे बोले कि अरे एक आर्टिकल निकला है, एक फॉर्म निकला है भरने के लिए, भर दो तुम, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। तो उसने मुझे एक स्क्रीन पेपर आता था, उसकी कटिंग काट करके मुझे दी और मैंने उसको देखा और देखने के बाद में सुभाष घई के यहाँ से एक वैकेंसी थी और उसमें हेड टाइटल था वेयर आर द राइटर्स, कि राइटर्स हैं कहाँ? यहाँ तो कोई लेखक ही नहीं है, लेखकों ने जन्म लेना बंद कर दिया। बड़ा एकदम से हार्ड हिटिंग लाइन थी वो, और अंदर से मैं भी दहल गया। मुझे लगा कि यार ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे, राइटर नहीं है हम लोग क्या? और मैंने, हालांकि उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट बीत चुकी थी, जा चुका था, तो मैंने वो फॉर्म भरा। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मैंने हैंड से ही उसको पूरा बनाया और लिख करके भेजा पूरा। उसमें एक किसी नॉवेल की समरी लिख करके भेजनी थी, जिसमें लिखा था कि आप बताइए इस पर फिल्म कैसे बन सकती है। तो सारा मैंने लिख के भेजा। और मैंने क्या किया, मेरे घर के बाहर ही वो जो एक लाल डब्बा होता है पोस्ट ऑफिस का, जो भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, तो वो जो है उसमें मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया और उस पर मैंने टिकट भी नहीं लगाया। और इत्तेफाक की बात देखिए या किस्मत की बात देखिए, एकदम एग्जैक्ट 1 डेढ़ या एक महीने के बाद में मुझे वहां से एक कॉल आता है और वहां से कॉल आई कि आपको मुक्ता आर्ट्स में आपका इंटरव्यू है। और अगले दिन मैं मुक्ता आर्ट्स में इंटरव्यू लेने के लिए चला गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान से वहां पे इतने राइटर थे, लगभग कि कुछ 1000 या मतलब कुछ लोग आए हुए थे वहां पे, बहुत सारे। वहां पे इंटरव्यू होना शुरू हुआ लोगों का, मेरा सबसे लास्ट में मैं पहुंचा, मैंने देखा और बड़ा भय था। भला हमारा और मुक्ता आर्ट्स में सुभाष घई के यहाँ कैसे, हम लोगों की ना सबसे बड़ी समस्या यही है, हम जो गांव से चल करके आते हैं ना, हम लोग कभी भी ना अपने कॉन्फिडेंस को जीत ही नहीं पाते। हम जिंदगी में हमेशा इस विश्वास से ही लड़ते रहते हैं कि क्या हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जबकि मैं यहाँ देखता हूँ जिन लड़कों का यहाँ पे जन्म हुआ है, अजीब सा एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस में बड़ा होता है। पता नहीं हमें किस तरह के संस्कार मिले। मैं अपने संस्कारों को ये नहीं कहूंगा हमारे संस्कार गलत थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदर भाव कह लो या कुछ कह लो, हम हमेशा एक सकपकाहट और एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल लो प्रोफाइल हैं। मुझे आज भी लगता है कि मैं सबसे लास्ट फट्टे पे खड़ा हूं और सबसे पहले नीचे गिरूंगा, ऐसा मुझे आज भी लगता है। और उस दिन भी ऐसा ही लगता था, उस दिन भी ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ नहीं है, और आज भी ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ किया नहीं है। तो वहां पे इंटरव्यू दिया और मुझे याद है कि उस दिन मैं जब अंदर गया तो पूरा एक बड़े बड़े राइटर्स वहां बैठे हुए थे
जिसमें मैं कुछ नाम लूंगा, कमलेश पांडे थे, सचिन भौमिक थे, राम केलकर थे, मदन जोशी थे उधर, और सबसे सेंटर में शोमैन सुभाष घई बैठे हुए थे बेचारे। और देख करके मैं तो सिट्टी पिट्टी गुम थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूंगा, जैसे मेरी अभी भी थी थोड़ी देर पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूंगा। तो वहां गया और जाने के बाद मैं बैठ गया। उनमें से एक ही आदमी थे जो मैं ठीक से जानता था, कमलेश पांडे जी को। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया, कहता आजकल क्या कर रहे हो? और मैंने उन्हें कहा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ। कहता क्या करोगे? मैंने लिखने आया हूँ। क्या लिखोगे? मैंने कहा जो मिलने के लिए लिख जाए, लिखने के लिए मिल जाए। तो सीधी सीधी एक 1 to 1 मैन बात थी एकदम। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अभी पढ़ क्या रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मैं एक मोहनलाल भास्कर है, उनका एक नॉवेल है, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। शायद कुछ दोस्तों ने पढ़ी होगी, और बहुत सुंदर किताब है, कहीं मिल जाती है इस पे ऑनलाइन, कहीं मिल जाती है। मोहनलाल भास्कर, उस टाइम मैं पढ़ ही रहा था उस टाइम को। तो सुभाष जी बैठे थे सामने, उन्होंने बोला कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनको एकदम से सुन करके कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ये बताओ, इस पर फिल्म बनेगी क्या? तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने अभी सोचा नहीं है कि इस पर फिल्म बनेगी नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सोच करके बताइए। तो उन्होंने मुझे कुछ 1 दिन का टाइम दिया और बोले कि ठीक है, कल आके सोच के बताइए इसको कैसे फिल्म बनेगी। और मैं वहां से चला आया। अगले दिन पहुंचा, रात भर किताब को पढ़ता रहा। पढ़ करके मैं अगले दिन पहुंचा और सुभाष जी मुझे मिले वापस और बोले कि बताओ किताब पे क्या फिल्म बनेगी क्या? तो बोले कि मैंने कहा कि फिल्म नहीं बन सकती, इस पे चांस ही नहीं है। तो उनको बड़ा एकदम से लगा कि ऐसे कैसे फिल्म नहीं बन सकती। और शायद उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था ये बात सच बोलने के बाद कि मुझे अगर ये कह देना चाहिए था कि यार फिल्म बन सकती है, तो शायद ये मुझे ज्यादा से अप्रिशिएट कर लेते। लेकिन सच, मुझे लगता है सच हमेशा ही आपके काम आता है। वो चाहे आप कभी भी खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, तो सच जो है वो हमेशा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उस दिन मैंने यही कहा। तो बोले क्यों नहीं बने? तो मैंने उनको कहा कि मोहनलाल भास्कर इसका जो हीरो है, इसका जो लेखक है, पूरा का पूरा एकदम सेल्फ पिटी आदमी है, एकदम दया से भरा हुआ आदमी है, दयनीय स्थिति में। वो आदमी ये कहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वहां पाकिस्तान में वहां की आर्मी ने मेरे साथ ये किया, वहां उन्होंने मुझे ये कर दिया, फिर मुझे जेल में डाल दिया, मेरे नाखून उखाड़ दिए। और पूरा जो मजमून है, पूरा जो मुद्दा निकल करके सामने आता है वो ये है कि हीरो हालात जिस तरह से मोहनलाल भास्कर को घुमाते चले गए, वैसे ही वो घूमता चला गया। हालातों ने उसे जैसे मोड़ा वैसे ही वो मुड़ता चला गया। और हमारा जो हीरो है वो कभी भी हालात की तरह नहीं मुड़ता, वो हालातों को बदलता है। कोई भी हीरो हो, वो कभी भी हालात के अनुसार बहता नहीं है, वो हमेशा हालातों को बदलता है, जिंदगी के दायरे बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है। मोहनलाल भास्कर परिस्थितियों को नहीं बदलता है, इसलिए इस पर फिल्म नहीं बन सकती। अगर आपको इस पर फिल्म बनानी है तो आपको मोहनलाल भास्कर को पहले बदलना होगा, उसकी पूरी नेचर को बदलना होगा, तब जाकर के आप फिल्म बना सकते हैं। शायद सुभाष जी को ये बात जम गई और उनको लगा कि हाँ शायद ये सही कह रहा है, और मेरी नौकरी तय हो गई कि 10,000 रुपए महीना मुझे मिलेगा। दोस्तों, वो दिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किसको सबसे पहले बताऊं, क्योंकि मोबाइल नहीं था मेरे पास, व्हाट्सएप नहीं था मेरे पास कि मैं किसी को बताऊं। उस टाइम तो सिर्फ वो कॉल ही होता थी कि भाई जाओ और जाकर के आप फोन करो, है ना। लैंडलाइन होती थी घर में, कई सारे दोस्त मिलकर के एक लैंडलाइन लगवा लिया करते थे, उस पर आंसरिंग मशीन होती थी, सबके मैसेज छूटे होते थे, तो बात उधर हो जाती थी। घर आपको फोन करना होता था तो आप कर लेते थे। तो और मेरे जेब में उस वक्त पैसे भी नहीं थे, मैं कहाँ जाऊं? तो वहां से कुछ ना 3-4 किलोमीटर दूर जाकर के, ये बात ओडीएस की है, सब जानते हैं, बालाजी के बराबर में, और वहां से भोंस कॉलेज में एक दोस्त रहता था मेरा। मैं इतना उत्साहित था ये बात बताने के लिए कि भाई मेरा सुभाष घई के यहाँ हो गया है, 10,000 रुपये महीना मुझे मिलेगा। मैं पहुंचा उसके यहाँ पैदल चल करके, उसको मैंने बताया और मुझे लगा कि हाँ यार जिंदगी में कुछ तो घटा। मुझे घटना अच्छे से याद है, बरसात हो रही थी हल्की हल्की और मैं बारिश में ही चला जा रहा था। तो ऐसा लगता है कि आज अगर हम पलट करके देखते हैं, हम जो बात करते हैं ना खुशियों की, इन सब चीजों की, ये जो मोमेंट है हमारी लाइफ के, छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, अक्सर घट जाते हैं लाइफ में, यही होती है असली खुशी, यही होती है सच्ची खुशी।
जिसको हमें पकड़ना होता है, जिसको हमें कहीं महसूस करना होता है, जिसको हमें जिंदगी में कहीं बांध करके चलना होता है। वरना खुशी तो कभी नहीं आएगी दोस्तों। हम हमेशा इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सपनों को पीछा करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी भर भागते रहेंगे, लेकिन खुशी कभी नहीं आएगी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक क्लास में था, मैं ऐसी बात चल रही थी, तो उसमें थे व्हेन आई एम हैप्पी, मैं कब खुश होऊंगा, मुझे कब खुशी मिलेगी। तो बहुत सारे दोस्त जवाब दे रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब मुझे ये मिल जाएगा, जब मैं स्टार हो जाऊंगा, या मेरी शादी हो जाएगी, या मेरी जॉब मिल जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे भी पहले कभी ऐसा ही लगता था कि मैं मुंबई जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, मुझे पहला सीरियल मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे मेरी पहली किताब आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर कभी नहीं, कभी खुश नहीं। और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। आप भी कभी सोच करके देखना घर में बैठ करके कि खुशी जो है वो कभी भी आपसे दूर नहीं है। वो उसी लम्हा है जिस लम्हा आप खड़े हैं, वो आपको वही जीनी है, उसी वक्त जीनी है, तो आप खुश हैं। नहीं तो भाई साहब, जिंदगी के अंतिम समय में आपको लगेगा आखिरी सांस लेते वक्त कुछ भी नहीं मिला लाइफ में, हम सिर्फ दौड़ते रहे, भागते रहे, कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी। तो हमको व्हेन आई एम हैप्पी, हमको व्हेन हटाना है और अपने आप से कहना है मैं खुश हूं, मेरे पास जो भी है, जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, वही मैं खुश हूं, इसी वक्त मैं खुश हूं। जब हम अपने आप से ये कहना शुरू करेंगे ना कि मैं इसी वक्त खुश हूं, तो मैं खुश हूं, फिर चाहे लॉकडाउन हो या ना हो। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे? क्या लॉकडाउन से पहले खुश थे? नहीं थे ना, परेशान थे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक आएगा कि नहीं आएगा, प्रोड्यूसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो खुशी जो है वो उसी लम्हे में है, उसी में ही हमको जीना है। सही आप कह रहे हैं सुधा त्रिपाठी जी, साधना से खुशी चल कर आती है। खुशी के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। साधन कभी आपको खुशी नहीं देते, साधन सिर्फ साधन ही होते हैं। हम जिंदगी में कार्य जुटा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले बात कि मैं जहां पहले दिन खड़ा था वहीं आज भी खड़ा। मैं एक दिन बड़ा दुखी था कि यार मैं कभी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता क्या, मेरे पास सारे संसाधन है, भगवान ने सब कृपा कर दी है, सब चीजें हो गई हैं और मैंने पूरी लड़ाई लड़ ली है, सब कुछ किया है, लेकिन खुश तो नहीं हुआ ना, मुझे वो कभी नहीं मिला। तो जिस दिन वो बहन हट गया ना, और ये बहुत मुश्किल है, ये शब्द बहुत मुश्किल है अपने आप को एक्सेप्ट करवा देना। मैं शब्दों में कह तो रहा हूं, बता तो रहा हूं और आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको जज्ब कर लेना, इसको अंतरात्मा में कहीं उतार लेना। जिस दिन ये उतर गया ना, जिस दिन ये सीख गए ना हम लोग करना, संत मान लीजिए, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा सबका। हम लोग इतने ऐसे हो जाएंगे कि लगेगा कि ये जीवन सफल हो गया, लेकिन ये जीवन तो चलेगा। और फिर उस खुशी के साथ काम करना, उसका आनंद ही अलग है, बात ही अलग है। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि दोस्त को बता दिया कि भाई मुक्ता आर्ट्स में हम लोग चले गए, लेकिन घर पहुंचा तो आंसरिंग मशीन पर फिर एक एसएमएस था कि सुभाष जी आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। इसके बाद जो इंसिडेंट है वो बड़ा कमाल का है, आपको सुन करके बड़ा मजा आएगा। मैं तो जिंदगी में जब भी ये इंसिडेंट मतलब मैं याद करता हूं तो गुदगुदा जाता हूं। तो आज भी, और मैं अगले दिन बड़ा परेशान रात भर कि भाई अच्छी खासी नौकरी मिली, और लगता है ये तो सुभाष जी अकेले में बात करेंगे और अपना तो कांड हो जाएगा, अपना तो छूट जाएगी नौकरी वापस, सारी खुशियां फिर दांव पे लग जाएंगी, सब कुछ छूट जाएगा। खैर सुबह हुई, संडे का दिन था, मुझे याद है आज तक, संडे का दिन था, और मैं मुक्ता जी के सागर आर्ट्स के ऑफिस, सॉरी मुक्ता आर्ट्स में पहुंचा। मैं ये बांद्रा में उनका ऑफिस है, ओडीएस का, ओडिस नहीं दूसरा बशीरों में शायद। वहां पहुंचा और सुभाष जी सुबह ही उन्होंने बोला 10 बजे आ जाना। सुबह जी 10 बजे सुबह पहुंच गए और मैं भी पहुंच गया। वहां पे एक लड़का था, आनंद बख्शी जी का लड़का, राकेश बख्शी, वो मिले। खैर मैं सुभाष जी के कैबिन में उस दिन मुझे कोई सपोर्ट करने वाला, मैं सोच रहा था, मैंने पूछा भी कमलेश जी आएंगे, कमलेश पांडे, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो नहीं, आपको अकेले बात करनी है।
अरुण जी नमस्कार। अच्छा लगा आप भी ऑनलाइन हो गए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है आज, है ना। तो उस दिन जो है मुक्ता आर्ट्स में मैं सुभाष जी के सामने बैठा था और उस आदमी की बड़ी खास बात थी। वो आदमी इतना कमाल का है कि एक उनमें रिवॉल्विंग चेयर थी, ऐसे घूम रहे थे वो, और उनका ये पोस्चर है, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, ऐसे करके वो बैठ जाते हैं और बैठे थे और बात करने लगे। मैं ये सोच रहा था कि कल तो इस आदमी ने फाइनल कर लिया है, आज अचानक से क्या हो गया। मेरे एक दोस्त हैं सिद्धार्थ हुसैन करके, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि भाई वो एक ऐसा आदमी है जो लास्ट तक, जब तक जज ना कर ले आपको, पूरा जान ना ले, तब तक वो आपको नहीं रखता। ये बात मुझे बाद में पता चली, खैर उस टाइम नहीं पता थी, लेकिन मैं भी किताबें पढ़ के आया था घर से, कुछ तो मुझे करना ही था। और मुझे ये पता था कि भाई अगर आज गर्दन कटी तो फिर जुड़ ना पाएगी। तो सुभाष जी ने मुझसे कई सारे क्वेश्चन किए। मुझसे एक क्वेश्चन था कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें 5 अपनी बेस्ट फिल्में बता दो मेरे। तो मैं बड़ा, उस दिन मैंने थोड़ा चालबाजी कर ली। मैंने बोला, मैंने 2 फिल्में तो उन्हीं का नाम ले दिया मैंने उनका, कि मुझे आपकी राम लखन भी अच्छी लगती है, मुझे आपकी कर्मा अच्छी लगती है, और फिर मैंने क्रांतिवीर का नाम ले दिया और शोले का नाम ले दिया। तो और उन्होंने उसी में से बात पकड़ ली कि अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्रांतिवीर और शोले में वायलेंस फिल्म कौन सी है। और मैं उनको बताने लगा, मेरे पास भी रिवॉल्विंग चेयर थी, वो भी घूम रही थी थोड़ा इधर उधर, और मैं भी बैठ गया और मैं उस पर घूमता रहा। और मैं उनको पूरी परिभाषाएं मैंने उनको दी। मैंने शोले की बात करी, मैंने क्रांतिवीर की बात करी, मैंने उसको बताया कि आप देखिए अमजद खान घर पे आता है तो गोली चलाता है और देखते हैं कि सब लोग मारे गए हैं। फिर मैं क्रांतिवीर की बात कर रहा था उनके सामने कि नाना पाटेकर ने किस तरह से, मतलब जुझारूपन से डिंपल कपाड़े को खड़ा कर देता है, समाज को लड़ने के तैयार कर देता है। ये सारी बातें मैं कर रहा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 10 मिनट इसी डिस्कशन में बीत गया और सुनते रहे सिर्फ मुझे, एकदम ब्लैंक होकर के सुनते रहे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं उनके साथ में। इतनी देर में ये 10 मिनट बीत रही थी और हमारे कमलेश पांडे जी, वो किस्मत की बात है, कमलेश पांडे अंदर आ गए और उन्होंने पूछा क्या, वो समझ गए कि बात क्या चल रही है। तो धीरे से कमलेश जी ने पूछा कि आंसर दे दो। तो मैंने कहा सर आंसर दे रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो पूछ रहे हैं कि ज्यादा मारधाड़ कौन सी फिल्म है। तो मैंने उनकी बात को सुना और मैंने सुभाष जी को बोला, ये 11 मिनट की चल रही थी। उन्होंने बोला कि सर, मैंने कहा वायलेंस जो है वो क्रांतिवीर में ज्यादा था, शोले में उतना वायलेंस नहीं था। उनके चेहरे पे ना एक बड़ा सा, मुझे आज तक याद है, एक अलग तरह का फील था। बोले कि यार ये तो एक शब्द है वायलेंस, तुमने कहा, तुम इतनी देर से मुझे घुमा क्यों रहे थे, और मैं तुम्हारी बातों को इंटरेस्टिंग तरीके से सुन भी रहा था कि वायलेंस। तो मैंने उनको कहा कि सर सच तो यह है कि मुझे वायलेंस का मीनिंग ही नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था वायलेंस का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोनों फिल्म में ऐसा हुआ। और वो जो हंसे उस दिन, उन्हें बोला कि सैनी, मुझे इस बात का वो नहीं कि तुमने मुझे वायलेंस का मीनिंग तुमको नहीं पता था, मुझे कमाल की बात यह लगी कि मुझे इस बात का आभास ही नहीं हुआ 10 मिनट तक कि तुम्हें वायलेंस का मीनिंग नहीं पता, और तुम मुझे पूरा होल्ड करके बैठा पाए। और सच्चे अर्थों में मैं कहता हूं तुमको आज, यही एक स्क्रीन प्ले राइटर की खास बात है कि जो ऑडियंस को उसमें, उस पिक्चर हॉल में बैठा दे, वही स्क्रीन प्ले होता है। तो उस दिन मैं हैरान था। तो शायद वही कारण है कि शायद हम लोग आज स्क्रीन प्ले राइटर हूं। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एक सही मायनों में स्क्रीन प्ले राइटर वही होता है जो उस कहानी में, एक अच्छी कहानी भी खराब हो जाती है स्क्रीन राइटर के हाथ में आकर के, और एक बुरी कहानी भी स्क्रीन प्ले राइटर अच्छी कर ले जाता है अपने स्क्रीन प्ले से। तो बहुत जरूरी है स्क्रीन प्ले का सदा होना, बहुत जरूरी है स्क्रीन प्ले को होल्ड कर लेना, क्योंकि स्क्रीन प्ले आसान काम नहीं है। तो आप, और ये आपकी जिंदगी में भी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कहानी को, अपनी बात को आपके सामने इस तरह से रख जाते हैं कि आप उसमें उलझ जाते हैं। आपको उसकी कहानी बिल्कुल घटिया सी कहानी होती है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है। उसका कारण यही है कि वो स्क्रीन प्ले वाले, स्क्रीन प्ले उनका कमाल का होता है, उनका बताने का अंदाज कमाल का होता है। तो वही जो स्क्रीन प्ले राइटर अच्छी कहानी कह पाता तो वो सुंदर है। तो सुभाष घई के यहाँ पे उस दिन नौकरी मिल गई, उस दिन लोग जीत गए और मैं सुभाष घई के यहाँ पे
मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। काफी दिन उनके यहाँ पे काम किया, उनके यहाँ फिल्में देखा करते थे, तो कुछ साल भर में उनके यहाँ पे था, बहुत सारी फिल्में देखी उनके यहाँ पे। लेकिन एक क्रिएटिव आदमी का कहीं ना कहीं उसको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं अटक गया है, उसको कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको आगे निकल जाना चाहिए। तो साल भर के बाद में मुझे आवाज सुनना शुरू हो गया था, शायद मैं वो तो नहीं कर पा रहा हूँ जो जो मुझे करना चाहिए, मुझे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। और मैं उनके पास गया, उनको बोला कि मुझे आपकी मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे 10,000 रुपए की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपना समय नहीं दे पा रहा हूँ, समय मेरा उस तरह से कंज्यूम नहीं हो पा रहा जिस तरह से मुझे करना चाहिए। और बड़े हैरान थे कि भाई आप तुम मेरी नौकरी छोड़ना चाहते हो, दुनिया है जो आना चाहती है। और कमाल की बात थी कि उन लोगों ने 2 लोग लिए थे उन 1,000 लोगों में से जो हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान पूरे आए थे वहां पे 1,000 लोग, उन्होंने 2 लोग लिए थे। एक मैं था लड़का, और एक लड़की ली गई थी जिसका नाम आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है शशि मित्तल, जो आज एक कमाल की प्रोड्यूसर है। शशि मित्तल मेरी कलीग है, हम लोगों ने बड़ा साथ साथ समय बिताया। तो शशि और हम दोनों को सेलेक्ट किया गया था वहां पे रखने के लिए। हालांकि शशि मेरे बाद भी काम करती है, मैं छोड़ करके आ गया था, मुझे फिल्में लिखनी थी बाहर आकर के। तो मैंने साल भर बाद आकर के सुभाष जी को बोला कि थैंक यू सर, मैं अब और आगे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। तो बड़े हैरान थे वो, और मुझे उन्होंने 3 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी और मैं वहां से निकल करके बाहर आ गया। पता नहीं वो मेरा एक सही डिसीजन था या गलत था, आज तो लगता है सही डिसीजन था, लेकिन उस टाइम पे मुझे गलत डिसीजन लगा था। क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ लगभग 3 साल तक कोई काम नहीं मिला। मैं 2002 में बाहर आया, 2002 में थोड़ा बहुत काम किया, 2003, 2004, 2005 में मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं एकदम खाली घूमता रहा। और हालात ये हो गए कि वहां पर जो रहते हुए जो सामान मैंने खरीदा था वही मुझे बेच करके सर्वाइव करना पड़ा। कुछ दोस्त हैं इस बात के गवाह, शेखर गवाह है कि वो कैसा वक्त बीता था, लेकिन वो बुरा वक्त नहीं था। मुझे लगता है कि वो वक्त आपके जीवन में आना चाहिए, वो आपको सिखा करके जाता है, एज ए लेखक आपको सिखा के जाता है, आप उस भाव को समझ पाते हैं, आप उस जिंदगी के जज्बे को समझ पाते हैं। क्योंकि उन 3 साल में जो मैंने जिंदगी का रंग देखा, मैंने एक चढ़ाव देखा था सुभाष के यहाँ रहते हुए। उस वक्त मैं नया नया भी था और कहीं ना कहीं एक अलग सा एक जज्बा आ गया था कि मैं तो सुभाष घई का राइटर हूं, तो शायद उससे उतरने का, जमीन पे आकर के देखने का भी मिला। और मैंने एक नया रंग देखा, एक नई चीजें देखी। 3 साल में मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो मैं सोच भी नहीं सकता था 3 साल में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन किया मैंने। और 3 साल में रहते हुए कोई काम नहीं था, कोई पैसा नहीं था, 1 रुपए की शक्ल नहीं देखी उस 3 साल में, एक पैसा नहीं कमाया, घर से पैसे आ नहीं रहे थे और सारे पैसे खत्म हो गए। तो पूर्णिमा जी नमस्कार। तो मुझे याद है जब वो सन 2005 में जब वो बाढ़ भी आई थी, तब भी मैं गवाह हूँ, मैं यहीं पर ही था मुंबई में उस टाइम भी, पूरा मुंबई में पानी भर गया था। और फिर उसके बाद जाकर के मुझे याद है कि सन 2005 खत्म हो रहा था, किसी ने पूछा था आप सागर आर्ट्स में कैसे आ गए, आपने सागर आर्ट्स के शो कैसे लिखे, माइथोलॉजी का एक कैसे स्टार्ट हो गया। एक्चुअली माइथोलॉजी का स्टार्ट तो सागर आर्ट्स में आने के बाद हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद माइथो मेरे अंदर बहुत पहले से कहीं बसती थी, शायद एक अध्यात्म मेरे अंदर बहुत पहले से बसती थी। मुझे बचपन से ही अध्यात्म का शौक था, मैं उस तरह की रामायण और सब कहानियां पढ़ने का मुझे शौक पहले से ही था। तो अब ये हुआ कि मैं काम की तलाश जारी थी, मैं काम ढूंढ ही रहा था। तो उसी दौरान में एक मित्र भी मिले हमको, सुरेश काला करके, बीएनए के बहुत पुराने पास आउट हैं सुरेश काला करके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर के साथ में लिखें, क्योंकि उसका कारण ये था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उनकी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी हिंदी अच्छी थी, उनका हिंदी तो उनकी भी अच्छी थी, लेकिन मेरा नरेटर बहुत अच्छा हो गया। और ये नरेशन जो मैंने सीखा, जो मैंने नरेशन के दम पर यहाँ तक चल करके आ, ये मैंने सुभाष जी से सीखा। सुभाष घई को आपको बताना चाहता हूँ, सुभाष घई एक कमाल के नरेटर है। वो मतलब कि 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं और सीन पे सीन जो बताना शुरू करते हैं तो एक समा बन जाता है। तो नरेशन था, मैंने उनसे सीखा। और उसके बाद में 2005 में मुझे पहला शो मिला पृथ्वीराज चौहान करके, जो स्टार प्लस पे आने वाला था, सागर आर्ट्स का शो था। और उस टाइम पे हिस्टोरिकल शो की एक अलग से पहली बार स्टार्ट हो रहा था, और स्टार प्लस पहली बार कोई इतना बड़ा शो बना रहा था, और मैंने इसके पहले कोई सीरियल लिखा भी नहीं था। तो
मैं ऐसे ही घूमता फिरता हुआ सागर आर्ट्स में पहुंचा। किसी एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो सागर आर्ट्स वाले ने एक राइटर ढूंढ रहे हैं, एक लेखक ढूंढ रहे हैं, तो और वहाँ पे एक शाप करके एक हैं जो जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो वहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं गया और जाकर के मैं उन क्रिएटिव डायरेक्टर साहब से मिला। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे? मैंने कहा लिखने आओ, लिखूंगा और क्या करूंगा। तो कहा ठीक है, एक सीन लिख करके दिखाओ। तो मैंने एक सीन लिखा, और सीन लिखने के बाद वो ऐसे मुतमईन हुए कि मुझे जाकर के वो रामानंद सागर, पापा जी बोलते हैं रामानंद सागर जी को, पापा जी के सामने ले जाकर के बैठा दिया। और उन्होंने कहा, उनको लिटरली कहा कि सर मैंने चूज कर लिया इस राइटर को, यही आदमी पृथ्वीराज चौहान लिखेगा। मैं भी हैरान था कि यार ये कैसे हो सकता है। खैर, बड़ी सुंदर वो जो स्पीच मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, वो स्पीच मैंने उस दिन लिखी थी वहां बैठ करके। आज वो नटराज नहीं रहा है, वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन तो भाई विजय कह रहे हैं कि वो स्पीच आप सुनाइए। बड़ी ठीक है, मैं सुनाना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे सीन दिया था, तो बोले कि मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान पे आते हैं, हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी पहली बार आता है, तो वो ना पूरे लाव लश्कर के साथ में, सीन ये है कि हम दिखाते हैं हिंदुस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है, उस तरफ पूरा रेगिस्तान है, और हम दिखाते हैं धूल का एक गुबार है, धूल का पूरा एक गुबार है, और गुबार जैसे छटना शुरू होता है, हम दिखाते हैं कि एक ग्रीन कलर का झंडा, एक फ्लैग उसमें दिखाई पड़ता है, और जैसे जैसे गुबार छटना शुरू होता है, दिखाते हैं कि लाखों की तादाद में सेना चली आ रही है, और सबसे आगे मोहम्मद गौरी का वो घोड़ा, और वो आकर के हिंदुस्तान के बॉर्डर पे रुकता है, और दिखाते हैं पूरी सेना लाव लश्कर पीछे आकर के रुक जाती है। वो आदमी घोड़े से उतरता है, और घोड़े से उतरने के बाद में सामने हिंदुस्तान का बॉर्डर है, और उस पर पहुंचता है, दिखाते हैं रेत दूर तक है, और वो ऐसे रेत की एक मुट्ठी जो है उस हाथ में उठाकर दिखाते हैं कैमरे के अंदर, और रेत की जो है वो नीचे गिरनी शुरू होती है, और वहां से बोलना शुरू होता है, हुसैन क्या कहते थे तो तुम इस मुल्क के, हुसैन क्या कहते थे तो क्या कहते थे तुम इस मुल्क के, परिंदा परिंदा, हुसैन। मैंने ना वो एक अलग तरह से कि भाई सोने की चिड़िया और ये सब हमारे बारे में कहा जाता है, तो कहता है कि हुसैन क्या कहते थे तुम इस मुल्क के मुतालिक, परिंदा परिंदा, जितनी धार करो शमशीर में ये जहन उतना ही कूद होता जाता है। हाँ याद आया, सोने का परिंदा, हुसैन हमारी इस परिंदे के पर नोच लेने की ख्वाहिश है। ये ख्वाहिशें भी कितनी अजीब होती हैं। हम गजनी से ख्वाहिशों के समंदर पर तैरते से चले आए, और उसी लम्हा ख्वाहिश हुई कि ये समंदर हमारा, ये खेत, ये नखलिस्तान, ये सारा जहां हमारा, इस रेत पर हम अपने कदमों के निशान छोड़ जाएं। हुसैन, तुमने पूछा था कि ये मौत चीज क्या है, तो हुसैन दबे पांव, खंजर और आपकी गर्दन पर और खला, और ये रेत जमीन पर, बस यही है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। क्या कहते हुसैन, थोड़ी याद नहीं रही है, क्या कहते हुसैन, इतने जख्म दूंगा तुझे कि तेरे रूह तक में सुबह हो जाए, कुछ ऐसे की। तो एक स्पीच थी लंबी सी, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन बड़ी अदब के साथ में लिखी थी, पोएट्री सी थी उसमें। उसमें एक सुंदर सी लाइन थी कि उफक पर जो सुर्ख रंग हो मेरी शमशीर से निकले, उफक पर जो सुर्ख रंग हो वो मेरी शमशीर से निकले। तो इस तरह से हम लोग उसमें, वो पृथ्वीराज चौहान हमको सिर मिल गया, और मैं और वो सुरेश काला जी जो थे, क्या नाम, हमने वो शो लिखना शुरू किया, और जाकर के फरवरी में वो लॉन्च हुआ, और उस शो ने आते ही हिंदुस्तान में एक हंगामा सा मचा दिया। मुझे याद है रजत टोकस में मैं लीड कर रहा था कुछ समय के बाद में, और 12 की टीआरपी, 12.5 की टीआरपी, 13 की टीआरपी उसमें आने शुरू हो गए, वो शो हिट हो गया, और मैं हिंदुस्तान में एक नंबर 1 शो लिखने वाला एक राइटर हो गया। और उसके बाद पलट करके फिर हमने नहीं देखा, उसके बाद एक के बाद शो आते चले गए। अब वो एक जब पृथ्वीराज चौहान आया, उसी के साथ में जी टीवी का नागिन आ गया, और मैं उसमें डायलॉग भी लिख रहा था। पृथ्वीराज चौहान में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक अलग तरह की कहानी की उसमें। मैं जो खास बात है, मैं जो कहना चाहूंगा आपको, कि
उसमें ना एक अलग तरह की विधा को हमने यूज किया था, क्योंकि मैं लिटरेचर से आया था और कहीं ना कहीं जो सागर आर्ट्स वाले भी थे, जो एक जो जो ऐसी भाषा थी ना कि भाई, जो लफाजी थी, माइथोलॉजी की लफाजी, भ्राता और ये सब जो एक लैंग्वेज चल रही थी, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते थे। उनको एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो हिंदी का एक जज्बा लेकर के आए, जो आपकी अंतरात्मा से कहीं निकले, जो कहीं, ललित जी नमस्कार, जो आपके कहीं अंदर से निकल करके आए और एक कहीं ना एक कोर उस भाषा में हो, जो हमारी आज तो वो भाषा खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं आप देखें जो नए साहित्यकार आ रहे हैं, बिल्कुल एक अलग तरह की भाषा लिखते हैं, जो इंग्लिश टाइप की हो गई है, जिसमें इंग्लिश में मिक्स हो गई है और वो सब चीजें आ गई है। मैं एक्चुअली मैं मोहन राकेश का बड़ा फैन आदमी हूँ। मोहन राकेश की ऐसी कोई कविता नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, सॉरी कविता का नाम मैंने लिया, कविता वो लिखते नहीं थे, लेकिन उनका जो उपन्यास, उनके जो नाटक है, वो उनका मैं बड़ा फैन हूँ और मैंने बड़ा अंदर से जाकर के उसको पढ़ा है। तो वो जो भाषा थी, वो जो क्लिष्टता थी, जो उसके अंदर एक मैं इसको कैसे कहूंगा, नोचपन जो होता है ना शब्दों में। मोहन राकेश हमेशा क्या कहते थे कि कहानी में तनाव है, कैरेक्टरों में तनाव है, भूमिका में तनाव है, परिस्थितियों में तनाव है, तो क्या शब्दों में भी तनाव है कि नहीं है, शब्दों में भी स्ट्रेस है कि नहीं है। तो उन शब्दों को लिखना कि शब्दों को पढ़ते वक्त ही आपको वो चीज महसूस हो जाए। तो वो जो गिटार का एक तार होता है ना, तन तनाता हुआ तार, वो शब्दों के अंदर भी आपको महसूस होना चाहिए। तो मैं ऐसी भाषा का एक हमेशा तलबगार रहा हूं। तो ऐसी एक भाषा हम लोगों ने उसमें पृथ्वीराज चौहान में यूज की, उसमें वो लोगों को बड़ी पसंद आई और बड़ी ही वो समसामयिक भाषा थी, बड़ी अच्छी लगी, उसकी जो बातें थी हम लोगों ने उसमें यूज की। तो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर का एक वो था और उसी चीज को लेकर के उन्हीं चीजों, सब चीजों को लेकर के फिर जब मैं नागिन लिख रहा था, राजेश भाई नमस्कार, धन्यवाद, आप ऑनलाइन हुए, बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए और पुरानी बहुत सारी यादें जो यादा तरोताजा हो गई इस लॉकडाउन में और इस पूरे लम्हे को ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का एक नया, ये ऑनलाइन ऐसा सेशन है, तो अगर हम सब लोग एक दूसरे को देख पाते तो बड़ा और आनंद आता। लेकिन मैं बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए और काफी लंबा समय भी हो गया, 58 मिनट का टाइम इधर हो गया। मैं जल्दी इसको खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे इन बातों को सुन करके। तो बात ये थी माइथोलॉजी की। मैं माइथोलॉजी का राइटर हूँ और लगभग आज मैं 15-16 शो माइथोलॉजी के लिख चुका हूँ और मैंने मतलब जितनी भी माइथोलॉजी है ऑलमोस्ट लिखी मैंने। और मेरा पहला माइथोलॉजी शो जो था वो महिमा शनिदेव का था, महिमा शनिदेव की, जो सागर आर्ट्स में ही मैंने लिखा। तो लिखते हुए मैं जब माइथोलॉजी का मुझे ऑफर मिला तो मैं ये बात जान गया था कि मुझे वो माइथोलॉजी तो नहीं लिखनी है यार कि जो चली आ रही है। मुझे वो माइथोलॉजी बिल्कुल नहीं लिखनी है कि जो एक डरने वाली माइथोलॉजी है जिसमें प्रणाम, आशीर्वाद और ये सब। हालांकि वो माइथोलॉजी भी कामयाब है, आपने अभी देखा भी होगा जो आपका भी रामायण, पापा जी की जो रामायण आई है, वो फिर देखो आपने कैसा उसने कमाल किया। लेकिन मुझे लगता है कि उस माइथोलॉजी को, उस रामायण को केवल पापा जी बना सकते हैं, उसको हम नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी अपनी संभावनाएं हैं, अपनी चीजें हैं, उनका अपना भक्ति भाव था जिसमें उन्होंने कहा। हमारी गलती कहीं ना कहीं ये हो जाती है, हम लोग जो सोचते हैं माइथोलॉजी को लेकर के कि हम कहते तो हैं कि नहीं वैसी कुछ यूज करो जो रामानंद जी ने कहा, जो पापा जी ने कहा, लेकिन वैसा भाव, वैसा डेस्परेशन, वैसा आपके अंदर एक इमोशन लेकर के वो अंदर हो नहीं पाता है और वो चीजें नहीं हो पाती। तो ना आप उनका कह पाते हो, ना आप अपना कह पाते हो और बीच में कहीं सुलट रख जाती है। तो जब मैंने माइथोलॉजी लिखना शुरू किया, मैं महिमा शनिदेव की, तो मैंने उसको बड़ा कंटेम्परेरी किया कि मैं, और शनि को कहीं ना कहीं लोग जो है एक डर का देवता मानते हैं, उसको एक भय का देवता मानते हैं, बड़ी नेगेटिव सी इमेज है पूरी शनि की। तो उस पर एक रिसर्च का मेरा पूरा मुद्दा था कि भाई मैं इसको, आप सोचिए एक काला देवता, एक काला पत्थर जिसको पूरी दुनिया केवल डरती है कि हम पर इसकी साढ़े सती ना जाए, हम पर इसकी ढैया ना जाए, हम पर इसका कुछ ऐसा ना जाए कि भाई शनि से दूर रहो यार। तो
उस देवता को आप हीरो बना करके लाने वाले थे कि लोग उसके सामने हाथ जोड़ें, उसको पूजें और उसको कहें कि हम पर कृपा करो। जो केवल आपके ऊपर निर्दयता करता है, आपके ऊपर केवल ढैया चढ़ा देता है, आप उसको हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं आपकी पूजा करने के लिए तैयार हूं। तो बड़ा मेरे लिए बड़ा चैलेंज का काम था मेरा, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये चैलेंज बड़ा कमाल का, इसको चलो कर डालते हैं। मैंने शनि के बारे में काफी चीजें पढ़ना शुरू की, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे एक चीज समझ में आई, 8 नंबर होता है शनि का। तो मुझे लगा कि यार ये शनि जो है ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि उस शो के बाद में लोगों की पूरी भावनाएं और उसके शनि के बाद में जो उनका एक रुझान था वो सब बदल गया है। उसके बाद में लोग शनि को देवता मानना शुरू कर दिया, जो अनिल जी ने लिखा है, अनिल गोयल साहब ने। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, उस पर बात कर रहा था, तो एक चीज समझ में आई कि जब आपके ऊपर शनि की ढैया आती है, जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चलती है, या आपके पास शनि की कोई भी दशा चल रही होती है, महादशा चल रही होती है, शनि के चलते हुए आपकी कुछ भी, आपकी मौत नहीं हो सकती, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, आपके ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं आ सकता कि आप ऐसी जगह फंस जाएं कि आपको कोई निकाल ना पाए। आप देखिए, जब आपके पास कोई भी दशा चलती है शनि की, तो वो आपको संकट में डालता है, लेकिन कुछ ऐसा आपके साथ घट जाता है कि आप उस संकट से बाहर निकल आते हैं, वो शनि निकालते हैं। तो शनि आपको सिखाने के लिए एज ए मार्गदर्शक, एज ए शिक्षक वो आपके साथ में हमेशा चलता है। तो जब वो ढैया लेकर के या कोई दशा लेकर के, वो मतलब पूरी माइथोलॉजी में ये माना गया है कि जो हमारे शनिदेव हैं वो आपके वो कर्मों के देवता है, कर्मों के न्याय के देवता है, कि जीवन में जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसके फल दाता है शनिदेव। तो आप कोई भी कर्म कीजिए, आप अच्छा कर्म करके देख लीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा उसका, आप बुरा कर्म करके देख लीजिए तो बुरा कर्म मिलेगा उसका। तो इन सब कर्मों का न्याय करते हैं शनिदेव। तो जब शनिदेव आपके बहुत सारे बुरे कर्म हो जाते हैं आपके साथ में, तो उनकी ढैया चल जाती है या उनका कुछ भी चल जाता है, लेकिन वो आपके साथ में हर पल रहते हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपको सिखा रहे होते हैं। जैसे आपका कोई शिक्षक होता है जो डंडा लेकर के आपके साथ साथ में चलता है, आपको डंडा भी मारता है, लेकिन शाम को आपके उस डंडा लगी हुई जगह पे आपका वो दबाता भी है, मल्हम भी लगाता है, आपको ठीक करता है, ताकि आप कल दंड भुगत सको, कल आप चल सको, आप फिर आगे की यात्रा कर सको। तो शनि आपके साथ में चलता है और आपको सिखाता है, हर पल सिखाता है वो आपको। तो इस तरह से उस देवता को जब उस पर पूरी रिसर्च की गई, तो समझ में आया कि भाई शनि तो वाकई एज ए टीचर है, वो तो ज्ञान का देवता है, वो तो आपके साथ चलता है, आपको सिखाता है। जैसे कि हमारे पिता भी होते हैं, हमारे पिता कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पुराने उनके जीवन के कुछ अनुभव होंगे कि पिता कभी गले नहीं लगाते, पिता कभी आपकी तारीफ नहीं करते। और हम जीवन भर ना, कई बार हमारे कुछ दोस्त होंगे जीवन भर ना एक ही लालसा में लगे रहते हैं कि यार काश पिताजी बोल देते हैं कि वाकई तो कमाल का है। हम ना उनके मुंह से बस सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों की तो एक लड़ाई चलती है अपने आप से कि मेरे पिता ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पिता ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। क्योंकि बेटा जो है ना, बेटा आपके पिता का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। जो जहां पिता खत्म होता है वहां से बेटा स्टार्ट करता है, और बेटा कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी को, अपनी चीजों को वो कहीं ना कहीं पिता के रूप में देख रहा होता है, और पिता भी कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी को बेटे के रूप में देख रहा होता है। तो दोनों को कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कितने भी कामयाब हो जाओ, कहीं भी आप पहुंच जाओ, लेकिन अगर आपके पिता ने आपको एडमायर नहीं किया ना, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं है। एक पिता आपको एडमायर करना बहुत जरूरी है, और आपको लगता है कि अगर पिता ने आपको एडमायर कर लिया, आपको उसने कह दिया आपके कंधे पे हाथ रखकर कि तू सच में तूने सही काम किया, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी में वाकई सफल हो गए, वाकई आप वहां पहुंच गए हो जहां आपको पहुंचना है। तो हमको हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटा हमेशा अपने आप को अपने पिता में देखता है, वो उसका हीरो होता है। तो मैं बात कर रहा था भाई कि शनि देवता की, तो शनि हमारे पिता के साथ, हमारे टीचर की तरह हमारे साथ चलता है।
हमारे हमारे कर्मों का हमको दंड देकर के हमको सिखाता है। आप देखो, जब भी आपकी ढैया खत्म होती है, आपकी दशा खत्म होती है, तो आप जीवन में वो हो जाते हो जो आप सोचते हो। आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि यार मुझे क्या क्या मिल गया है। आप स्टार हो जाते हो। आप देखो, मैं अगर कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई आदमी हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर शनि की ढैया चली तो वो स्टार हो गए। उसका कारण यही है, जब वो शनि आपके सारे बुरे कर्मों को दंड दे करके आपको साफ कर देता है तो आप स्टार हो जाते हैं। आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। इसलिए शनि कभी आपके जीवन में कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और यही कारण था उस शनि के शो के हिट होने का। वो शो हिट हुआ, कुछ 3.5 साल चला, कुछ 450 एपिसोड आए, एक एक घंटे के एपिसोड थे और बड़ा मजा उसको करने में आया। और आज भी कमाल इस बात का है कि वो शो जहां भी आता है, अभी वो दंगल पे कुछ दिन पहले चल रहा था, दंगल पे हिट था वो। मतलब उधर रामायण हिट थी नंबर 1 और इधर दंगल उसने हिट कर दिया नंबर 2 पे। दंगल पे महिमा शनिदेव की आ रहा था। तो ये कंटेंट की बात है, आपके कहने की बात है। और कहना कहीं ये आपके मन से जब निकलता है तो वो चीजें घटती हैं। तो मन से लिखा गया शो था वो, इसलिए वो इतना चला। उसके बाद में बहुत सारे शो थे। फिर मैंने रामायण भी लिखा, दुर्गा भी लिखा, और सिया के राम लिखा स्टार प्लस पे। देवों के देव महादेव में भी मैं जुड़ा, उसमें मैंने काफी सारा काम किया। महादेव में खैर बहुत सारे राइटर थे, लेकिन सिया के राम मेरा अपना एक अलग तरह का अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है कि सीता के पॉइंट से पूरी कहानी को कहना वो एक अलग तरह की बात थी। फिर मेरा एक शो था जय 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 बजरंग बली। उसके कुछ मैंने 2000 एपिसोड, एक बच्चे पे 2000 एपिसोड कहना, मतलब मुझे आज लगता है कि मैंने कैसे वो 2000 एपिसोड लिखा होंगे, समझ नहीं आता मुझे आज भी। और सहारा पे वो शो आता था और 1 की टीआरपी देता था और हमारे पीछे जो शो थे वो माइनस में जाया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, जब वो आपसे कुछ कहलवाना चाहता है तो आप कह लेते। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं हमेशा ब्लैंक होता हूं, जब कुछ लिखने बैठता हूं तो ब्लैंक होता हूं। कहीं ईश्वर की कृपा होती है तो शायद वो सीन आना शुरू हो जाते हैं, वो कहानी आना शुरू हो जाते हैं। और माइथोलॉजी कहने का अपना एक मजा है। तो 2000 एपिसोड जय जय बजरंगबली पे मैंने कहे। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी सारी कहानियां कही, और वो कहानियां कहां से आई मुझे आज पता नहीं है। फिर इसी तरह से एक शो आता था आपका शक्तिपीठ के भैरव, वो कहा। और अभी मेरे एक रिसेंटली शो बंद हुआ है परम अवतार श्री कृष्ण। परम अवतार श्री कृष्ण एक ऐसा शो है जो बच्चे पे कहा गया, और मैंने उसमें कुछ 700 एपिसोड लगभग उस पे बच्चे पे कहा। और कमाल का शो था वो, कमाल का डिजाइन हुआ, कमाल का बना वो शो। पेनिनसुला ने बनाया था, मैं उसमें जुड़ा हुआ था। और एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर मैंने एक शो किया आपका विक्रम और बेताल। हालांकि वो उतना नहीं चला, कुछ 200 एपिसोड चलने के बाद बंद हो गया, लेकिन कहानियां हुई, उतना ही उसको चलना था। तो इस तरह से एक लंबी यात्रा है माइथोलॉजी की। और मुझे आज लगता है कि माइथोलॉजी कहना अपने आप में, मैं एक बात मुझसे पूछी थी कि माइथोलॉजी आप क्यों कहना चाहते हैं, क्यों कहते हैं, किसी ने मुझसे अक्सर ये सवाल मुझसे हो जाता है। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब आप लेखक होते हैं ना, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, एक वर्ग के प्रति, क्योंकि आपका लिखा हुआ घर घर में जाता है। लेखक आप कोई भी हो, चाहे आप किताब के लेखक हो, चाहे आप उपन्यास के लेखक हो, चाहे आप वेब सीरीज के लेखक हो, आप चाहे आप वेबसाइट पे लिखने वाले हो, लेकिन अगर आप लेखक हैं तो आपकी लिखी हुई बात को न जाने लाखों लोगों का दिमाग बदल जाता है। इसलिए लेखक होते वक्त आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो कभी भी आप ऐसा कुछ ना लिखें जो समाज के लिए घातक हो जाए। और मैंने एज ए लेखक अपने आप को ये बात समझ ली थी कि मैं वो कहूंगा जो समाज के लिए हितकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कुछ कहता हूं, समाज की दिशा बदलता हो। समाज में जो लोग मेरी लेखनी से लिखे उन शब्दों को पढ़ करके उन्हें कहीं ना कहीं मन की शांति मिलती हो, उनकी दिशा निर्धारित होती हो, तो मैं अपने जीवन को एज ए लेखक कामयाब होते हुए मुझे लगता है। तो इसलिए ये चूज करना ये बहुत जरूरी है आपको। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कई बार मौके में आते रहते हैं कि भाई सोशल शो लिख दो, आप ये लिख दो, वो लिख दो, तो मेरा उसमें मन नहीं लगता है। सोशल लिखना, शो लिखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे मन नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं अगर सोशल शो लिखूंगा, समझ ही लूंगा, तो कहीं ना कहीं किचन पॉलिटिक्स हो रही होगी, कहीं ना कहीं
वो चीजें मैं कह रहा हूँगा जिनकी समाज को शायद जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं शनि कहता हूँ, जब मैं बजरंग बली कहता हूँ, जब मैं दुर्गा कहता हूँ, जब मैं रामायण कहता हूँ, जब मैं महादेव कहता हूँ, जब मैं सिया के राम कहता हूँ, जब मैं इस तरह की चीज परम अवतार श्री कृष्ण कहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वो कहता हूँ वहां पर जो मुझे कहना होता है, जो आपके जीवन को जोड़ता है, आपके जीवन में खुशियां देता है। तो एक लेखक होने की ये जिम्मेदारी है, और मैं उन लेखकों से ये गुजारिश करूंगा कि भाई, भगवान ने आपको ये विधा दी है, आपने भगवान ने, आप रचयिता हैं, ब्रह्मा भी रचयिता थे जो लिखते थे बैठ करके, आप भी रचयिता हैं। आपका लिखा हुआ अगले वाली आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, वो जानेंगे, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वही इतिहास बनने वाला है कल। जो वर्तमान है कल वो इतिहास बनेगा। इसलिए ऐसा लिखें जो आने वाले समाज की दिशा निर्धारित करे, उसको एक ऐसी दिशा में लेकर के जाए जहां उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसको लगे कि हाँ भाई, हमें जीवन में कुछ मिला है। क्योंकि जिन चीजों को पढ़ने के बाद, क्योंकि देखो, पैसा तो आपको मिलना ही, अगर आप बुरा लिखेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, आप अच्छा लिखेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। पैसा तो आपको मिलना है। तो फिर जब मुझे पैसा मिलना ही है तो मैं अच्छा क्यों ना लिखूं, अच्छा लिख करके मैं पैसा कमाऊं, तो उसमें मुझे आनंद भी आएगा, मुझे मजा भी आएगा, और मैं समाज को वो कहूंगा जो मुझे कहना है। तो ये तो हुई बात कि अभी ये सब चीजें चल रही थी, और सभी दोस्त यहां पर हैं। आपको भी साधुवाद पोखरियाल जी, विजय सैनी जी। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा 12 मिनट हो गया बोलते हुए, बड़ा आनंद आया। तो कुछ देर में सेशन हम लोग खत्म करेंगे। कुछ बातें हैं जो मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। इधर जब लॉकडाउन चल रहा था, हमको लग रहा था कई बार कि ये बहुत बुरा हुआ है। इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ, अपने आप को जानने का एक मौका मिला, अपने आप को समझने का मौका मिला कि मैं वास्तव में हूं क्या। क्योंकि जब आप अकेले बैठते हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता है, कहीं फोन नहीं आना होता है, ऐसी घटनाएं, मतलब अगर आप इसको पॉजिटिव नोट से देखते हैं, इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को जान रहे होते हैं। आपको किसी मीटिंग में नहीं जाना है, आपको किसी की कॉल अटेंड नहीं करनी है, तो लेकिन अपने आप को समझ में आता है कि भाई, मैं वास्तव में हूं कौन, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। हम अपने बारे में इतना कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जीवन की आपाधापी, जीवन की इन सब बातों में हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि हमें पहुंचना है, कहाँ हमें करना है, क्या हमें करना है। और इधर मैं काफी लंबे समय से देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इधर मैं गीता को वापस पढ़ रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, गीता वास्तव में क्या है। गीता को कितने लोगों ने कहा है, हमेशा कहते रहे हैं, मैं उसे अपने नजरिए समझना चाहता हूं। गीता पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस समय को, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल समस्याएं भी हैं, और हमारा अर्थ जो है वो कई बार अलाउ नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे प्रोड्यूसर हैं, जिन मैं शो फिलहाल कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा आप लिखो, लेकिन इस लॉकडाउन में लिखना थोड़ा मुश्किल है, फटीग लेवल सबका आया हुआ है, कहीं ना कहीं दिमाग जो है काम करता नहीं है, क्रिएटिविटी आती नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण, मैं एक चीज छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमको ना प्रेशर की आदत पड़ गई है, हमको ना आदत पड़ गई है लोग हमें कहें और हम करें। हम जब राइटर हैं तो हमें लोग, मैं जब अपना चाहता हूं लिखना, मैं नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कमर्शियल हो गए। हम खुद सोचते नहीं है, खुद बनाते नहीं है। हमें कोई फोन करके बोलेगा कि भाई कल एक कहानी चाहिए, तो मैं कहानी बना दूंगा, लेकिन खुद खाली बैठा रहूंगा। ये एक सिस्टम में ढल गए हैं। ऐसा मुंबई आने से पहले नहीं था।
तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भाई हमें वो करना है। देखिए, एक्टिंग भी करनी है, आपको डायरेक्शन भी करना है, वो सब आप करेंगे। कुछ समय बाद चीजें खुलेंगी, आप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। मुझे जीवन में मुझे अपने आप से एनालाइज करना है। हम भूल चुके हैं, भटक गए हैं जीवन में, पैसे की आपाधापी में, जीवन की कामयाबी में, महत्वाकांक्षाओं में कहीं ना कहीं चीजें छूट रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस चीजों को समझना। जैसे मुझे इधर कई बार, मैं जब हम लोग टीवी शो लिखते हैं तो मैं सुबह 11 बजे निकल जाता हूँ घर से, शाम को आता हूँ 9-10 बजे। तो मेरा बेटा ना अक्सर मुझसे, मैं उसको डांट दिया करता था, टीवी देख रहा होता था बैठ करके, मैंने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन इधर 2 महीने में वो मेरे साथ में है, मैं उसके साथ में हूं, और वो उस 11 साल का हो गया है। 11 साल में वो क्या सोच रहा है आपको पता भी नहीं है। क्या क्या चीज उसके अंदर चल रही है, हम सिर्फ थोपते हैं उसके ऊपर। उसको बोल देते हैं कि तू पढ़ाई कर ले, हम उसको बोल देते हैं तू टीवी मत देख, हम उसको बोल देते हैं अरे तू चल सो जा पढ़ करके। कभी उसके मन को समझने की कोशिश नहीं करते, कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। शायद हमारे माता पिता भी बेचारे इन चीजों को नहीं जानते थे, समझ नहीं पाते थे, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ गांठें, कुछ चीजें बैठ गई। तो जिन, आप सबके यहाँ बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, जो आपको कभी वक्त नहीं मिलेगा, कभी समय नहीं मिलेगा। कई बार तो ऐसे बहुत लोग हैं, अपनी पत्नी तक को नहीं समझ पाते, वो क्या आपके बारे में सोचता है, वो क्या आपके बारे में कहते हैं। हम कई बार ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं चीजों के बारे में, अपने हिसाब से चीजों को सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, अपना ही चश्मा आंखों पे लगा लिया है, उसके हिसाब से दुनिया को देखना चाहते हैं। तो ये चश्मा आंखों पे लगा है ना, उसको उतारना बहुत जरूरी है। एक बार अपने बेटे के हिसाब से खुद को देखिए, एक बार अपनी पत्नी के हिसाब से खुद को देखिए कि वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। तो हमें जिंदगी का नजरिया समझ में आएगा, एक बदलाव समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि यार चीजें कुछ और है। तो ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं ये चीजें समझा करके, बता करके गया है। और अगर आज इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, इंडस्ट्री खुलने वाली है, बहुत सारे समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आ रही हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करता, ना गवर्नमेंट बात करती है, ना सरकार बात करती है, कोई बात नहीं करता। हम लोग बहुत सारा पे करते हैं, बहुत सारी जीएसटी करते हैं, लेकिन हमारे लिए ना बजट में कुछ होता है, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हम लोग ना इतने आगे आ गए हैं, इतनी सारी फिल्में बना गए, लेकिन ऐसा लगता है कि हम आज भी ना, वो एक गांव में एक शब्द होता है, एक ऐसी बिरादरी होती है जिसको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जैसे नचार होते हैं, आज तक कहा गया है लोगों को, आज भी ना हम लोग ना वैसे के वैसे ही हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही दुनिया में कहीं खड़े हुए हैं, और ये सब हम सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बन जाती है कि हम अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को एक जगह दिलवाएं। इधर आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, न जाने कितने आर्टिस्ट चले गए हैं, उनके बारे में कुछ सुनने वाला नहीं है, उनके बारे में कुछ समझने वाला नहीं है। और कल देखिएगा, ये इंडस्ट्री वाले बेचारे सेट पे भी आएंगे, शूट पे भी आएंगे, मतलब हमारे लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो 3-3 महीने जिनके पैसे नहीं मिले हैं, और वो फोन करते हैं प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर ये कहकर टाल देता है तो लॉकडाउन चल रहा है, पैसे हैं नहीं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, मतलब मेरे कुछ प्रोड्यूसर हैं जानने वाले जो पैसा दे रहे हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। फिर मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जिंदगी सबकी है। एक आर्टिस्ट के बेचारे को 4-5 दिन का काम मिलता है,
उसको 3 महीने लटकाया जाता है, 3 महीने में 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, और उसको कभी कास्टिंग वाला कोई अजीब सी बात बोल देता है, चाहे फिर वो चाहे डायरेक्टर हो, डायरेक्टर चाहे लंबे समय तक अटक जाता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, और हालत तो तब खराब हो जाती है जब सेटलमेंट पे बैठ जाती है। लोग बोलते हैं 10% छोड़ दो, लोग बोलते हैं 20% छोड़ दो, कोई बोलता है 25% छोड़ दो। अरे भाई, जब काम कर रहे थे तब आपको समझ नहीं आ रहा था आपको लॉस होने वाला है? तब आपको नहीं लग रहा था? आपको तभी बोलना चाहिए था। तो हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है चीजों को ठीक करने का। हम लोग ना एक भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। हमें जो जैसे चाहे कोई भी हाथ देता है, कोई कहीं से भी आता कुछ भी बोल देता है, हमारे पास कुछ प्रेशर, इतनी सारी चीजें हैं। और हमेशा अक्सर दोस्तों को बोली जाती है, एक लाइन बोली जाती है कि अरे आप चिंता मत करिए, अगली बार देख लेंगे, अगली बार सब ठीक कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है, और हमारी ये समस्या कभी खत्म ही नहीं होती जिंदगी में। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। एक पैसा आता है चैनल से, चैनल एग्रीमेंट करता है प्रोड्यूसर के साथ में, प्रोड्यूसर एग्रीमेंट करता है वर्कर के साथ में, और वर्कर जो है वो बेचारा, और वो हमेशा वो एग्रीमेंट इस तरह का होता है जो एक तरफा होता है। प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई ये मेरे साथ में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, और वर्कर के साथ में, मतलब उस एग्रीमेंट की मैं सच बताऊं आपको कोई वैल्यू नहीं है। उस एग्रीमेंट से कुछ भी नहीं होता है, वो कागज पे लिखे 2 शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है जिंदगी में। ये इंडस्ट्री सिर्फ कागज पे नहीं चल रही है, सिर्फ हम लोग इसको चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं कि हम लोग चला रहे हैं, मतलब प्रेम से बात करते हैं, सुबह SMS करते हैं। अगर थोड़ा सा कोई डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर के साथ में थोड़ी तीखी बात कर लेता है ना, तो अगले दिन उसको निकाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, किसी एक्टर को निकाल दिया जाता है, राइटर को निकाल दिया जाता है। सिर्फ वो बिहेव पे चल रहे होते हैं जिंदगी के। उनको क्या एक शब्द है, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, कि आपको बना के रखनी होती है लोगों के साथ में। ऐसी स्थिति है। तो इस और ये इंडस्ट्री इतना काम करती है, इतने पैसे कमाती है। और आप देखिएगा अभी, मैं तो राइटर हूँ, खैर मैं तो शायद सेट वेट पे नहीं जाने वाला हूँ, सेट पे जाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं जाना भी मैं पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी आप देखिएगा, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शूटिंग स्टार्ट होगी, हमारे सब वर्करों की जिंदगी जो है वो दांव पे लगी हुई। आप देखिएगा, जो आपका स्पोर्ट बॉय है, आपका जो सेटिंग वाला है, आपका जो कैमरामैन अटेंडेंट है, जो कैमरा असिस्टेंट है, जो कैमरामैन है, जो बेचारे तराफे पे ऊपर खड़े होते हैं बेचारे, है ना, सबका मतलब जीवन कैसे खड़ा होगा। क्योंकि मैं एक्टर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्टर को तो प्रोटेक्ट करने वाले 50 लोग होंगे सेट पे, लेकिन क्या इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा? इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? और अभी एक नई जिंदगी में एक नई बातें हो आने वाली हैं, कि अभी देखिएगा कि जिस पेमेंट पे हम लोग काम कर रहे थे, वो पेमेंट हमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी पूरे लॉस हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। हर पेमेंट पे कम बात हो रही होगी कि भाई चैनल इतना पैसा दे नहीं पा रहा है। इन सब चीजों के लिए हमको तैयार होना है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम इस इंडस्ट्री को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। सारी चीजें घटने वाली हैं आपके साथ में, वो सब अभी होगा एक एक करके। तो मैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो लोग हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस वक्त में हमारे बहुत सारे वर्कर हैं जो इस कंडीशन में जी रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास काम नहीं है आने वाले समय तक, उनको पता नहीं उनका क्या होने वाला है। तो अगर उनके कुछ पेमेंट है तो पेमेंट कर दें, उनकी हेल्प करें। तो कहीं ना कहीं इस महामारी की जो बात हो रही है लगातार, विजय भाई ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, महामारी के इस दौर में एक्टर फिल्म से जुड़े लोगों का कोई पॉजिटिव मैसेज। देखिए, पॉजिटिव मैसेज तो यही है, पहली बात तो यह है कि आप हतोत्साहित ना हो, कि हतोत्साहित ना हो किसी भी स्थिति में। ये इंडस्ट्री फिर वैसी खड़ी होगी जैसे हम लोग पहले खड़े थे, ये इंडस्ट्री फिर वैसे काम करेगी जैसे हम लोग पहले काम करते थे। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप गांव चले जाइए, आप गांव में जाकर के रहिए। अभी मेरे गांव में मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन किया
कि भाई वहां से निकल आओ कैसे भी करके, आपको यहाँ जाना चाहिए, आप यहाँ रहिए। आप मैंने उनको एक बात कही कि मैंने कहा भाई मैं जब शहर में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो भी मुझे दिया इस शहर ने दिया, जो भी मैं बना इस शहर की वजह से बना, और आगे भी मैं सर्वाइव करूंगा तो इस शहर की वजह से करूंगा। तो आज शहर को छोड़ के कैसे जाऊं? आज इस शहर को छोड़ करके जाने का मन नहीं होता। तो इस शहर को हमें ही बचाना है। आज आप टीवी पे देखिए बड़े बड़े एकदम से न्यूज चलती है बड़ी खतरनाक तरीके से कि मुंबई डूब रही है, मुंबई की हालत खराब है। कोई नहीं होगा, हमें इस शहर को खड़ा करना है, क्योंकि हम ही से खराब कर रहे हैं। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वापस खड़ी होगी, वापस चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि संभल कर काम करें, महत्वाकांक्षाओं के होकर के जीवन को दांव पे लगाएं, क्योंकि जीवन बहुत जरूरी है। जीवन को दांव पे न लगाएं और संभल कर काम करें। कोरोना है, ये हमारे जीवन का कहीं हिस्सा बना हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी दवाई भी आ जाएगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी महामारी आज तक का इतिहास है बहुत लंबे समय तक नहीं रुकती है। जिस तरह से आई थी उस तरह से गायब हो जाएगी। तो आज का जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे जो वर्कर हैं, काम करने वाले, हिम्मत के साथ रहें। और अभी कुछ बातचीत चल रही है लगातार इधर की, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन और सब गिल्ड में बात चल रही है कि हमारे जो वर्कर हैं उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए मतलब सारी चीजें उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन को अहमियत दें, जीवन को समझे। वो प्रोड्यूसर भी समझे, चैनल भी समझे, चैनल हमको ऐसे यूज ना करे एक वर्कर की तरह। उसको लगना चाहिए कि नहीं भाई, अगर ये लोग हैं तो हमारा काम चल रहा है, हमारा शूट भी होगा, तो इन वर्करों की जिंदगी की तरह लिया जाए, ना कि वर्कर की तरह लिया जाए कि भैया ये तो शिफ्ट करके जाएंगे। तो इनकी सारी चीजें वो मुहैया करानी चाहिए, और इनके लिए जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, वो सब चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर के लोग वर्कर काम करें। चाहे फिर वो जितनी भी यूनियन है उनके प्रति जिम्मेदारी बन जाती है, सारी चीजें काम करें। तो दोस्तों, बड़ा लंबा सेशन था, 1 घंटा 28 मिनट, बड़ी बातें हो गई हैं, और मैं लगातार बोलता रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में शायद इतना लंबा बोला हूँ, और आप लोगों ने इतने मन से सुना है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सुधा त्रिपाठी जी ने लिखा है, कल्पना के आधार पर आधारित काम के सच से सामना हुआ आज। बहुत ही आभारी हूँ आपकी, मैं तो आभारी आपका हूँ कि आप इतनी देर से आप सुन रही हैं लगातार बैठ करके। तो इन कामगारों की उनको चाहिए कि इनके लिए कंपल्सरी इंश्योरेंस दें। तो इसी के साथ दोस्तों, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया बात करते हुए। एक गाथा, पुरानी चीजें याद हो गई। तो इंडस्ट्री को छोड़ करके भागने की कोशिश ना करें, और अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, और ये इंडस्ट्री ही आपको खड़ा करेगी, ये इंडस्ट्री आपको आगे लेकर के जाएगी। ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये न कभी थकी है, न कभी रुकी है, न कभी रुकेगी। ये जीवन के रंगों को भरती है, ये जीवन के रंगों को लेकर के खिलती है, क्योंकि आपको अपने जिंदगी में रंग भरने हैं। आप वो कलाकार हैं जो लोगों के जीवन में रंग भरते हैं, खुशियों के रंग भरते हैं, उन्हें जीवन के रंग दिखाते हैं। आप इमोशन देते हैं, आप प्रेम देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो नमन है इस इंडस्ट्री को, इस फिल्म इंडस्ट्री को, और नमन है मेरा उन सबको जो इतनी देर से बैठे हुए थे, इतनी देर से बातें सुन रहे थे। मैं खुश, और बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई विजय, आप बधाई के पात्र हैं, आप इतने बधाई के पात्र हैं, कितने लोगों को साथ लेकर के आए हैं, और ये इस लॉकडाउन में, इस संकट के समय में इतनी सारी बातें हुई हैं। और धन्यवाद आप सबका। फिर कभी अवसर मिला आपसे रूबरू होने का तो जरूर होऊंगा। थैंक यू सो मच विजय। इस तरह से इस यात्रा को जारी रखना, चलाए रखना, ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। नमस्कार।